नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास रहेगी ये रहेगी क्लास नंबर 12। ठीक है, इससे पहले आपकी 11 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपका शिक्षण अभिवृत्ति, और शिक्षण अभिवृत्ति में भी हम लोगों के द्वारा जो पढ़ा जा रहा है वो आपके आपके जो है टीचिंग में या शिक्षण में, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपकी सहायक हो सकती हैं, सहायक सामग्री कौन कौन सी रहेगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्हीं से संबंधित हमने टॉपिक पहले पढ़े हैं और उसी से संबंधित हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन रहेगा, इससे पहले हम लोग जो है इस टॉपिक पर 25 क्वेश्चन आप लोगों को मैं करा चुका हूं। इसके बाद आज की क्लास में भी आपके 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा शिक्षक संबंधी व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, यानी कुल मिलाकर अध्यापक से संबंधित कौन कौन सी चीजें आपकी इसमें सहायक होती है शिक्षण सहायक सामग्री में। तो एक अच्छा शिक्षक जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों में किसे विकसित करता है। तो विद्यार्थियों में कौन सा गुण विकसित किया जाता है एक अच्छे अध्यापक के द्वारा। क्या भय उत्पन्न किया जाएगा? जी नहीं, भय तो आपका बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं किया जाएगा। अगर भय उत्पन्न कर दिया गया तो ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, गलत इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। रटंत ज्ञान भी उसके अंदर नहीं करेगा। स्वतंत्र सोच और विवेक, ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है, डी और केवल अनुशासन, तो केवल आपका शब्द भी निगेटिव होता है, मैंने आपको बताया था। तो इसका जो सही सबसे आपका सटीक जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र सोच, यानी कि बच्चे के अंदर एक स्वतंत्र सोच विकसित की जाएगी अध्यापक के द्वारा। इसके अलावा विवेक, यानी कि उसके अंदर सोचने की क्षमता है उसको भी विकसित किया जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षक छात्रों की विविध आवश्यकताओं को न पहचाने तो क्या होगा। यदि अध्यापक जो है बच्चों के अंदर जो विविधता है, उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको न पहचाने तो क्या होगा। शिक्षा प्रभावशाली हो जाएगी? जी नहीं। शिक्षा प्रभावशाली क्यों होगी? शिक्षा इससे निष्प्रभावी होगी, प्रभावशाली नहीं होगी, निष्प्रभावी होगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन तो आपका हो नहीं सकता। छात्रों में ऊब पैदा होगी, ये बात बिल्कुल सही है, छात्र ऊब जाएंगे। परीक्षा में सफलता मिलेगी? ये नहीं मिलेगी। शिक्षक श्रेष्ठ माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी, टी, बी आंसर। यदि शिक्षक छात्रों की विविध आवश्यकताओं को न समझ पाए, न पहचान पाए, तो छात्र क्या होते हैं, अध्यापक से ऊब जाते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षक व्यवहार प्रेरक नहीं माना जाता, यानी कि कौन सा ऐसा व्यवहार है टीचर का जो प्रेरक नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्या एक अध्यापक बच्चों को प्रोत्साहन देता है तो इसको शिक्षक प्रेरक माना जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि बच्चों के अंदर मोटिवेशनल उत्पन्न कर रहा है। छात्रों की बात सुनना, ये भी बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक प्रशंसा, ये बिल्कुल गलत होगा। तिरस्कार करना, तिरस्कार भी गलत होगा। देखिए, आलोचनात्मक प्रशंसा, यानी कि बच्चों की आलोचनात्मक प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन ठीक है, तिरस्कार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इन दोनों में आपको आंसर देखना है। देखो, निम्न में से कौन सा शिक्षक व्यवहार प्रेरक नहीं माना जाएगा। देखिए, तिरस्कार का मतलब होता है कि बेइज्जती करना, उस बच्चे का अपमान करना, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है, आलोचनात्मक प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन बिल्कुल आपका तिरस्कार तो नहीं किया जाएगा। तो डी आंसर इसमें सबसे सटीक होगा। सी और डी में से सबसे जो सटीक आंसर रहेगा वो आपका डी रहेगा, तिरस्कार करना। इसको बिल्कुल भी प्रेरक नहीं माना जाएगा, व्यवहार प्रेरक बिल्कुल नहीं माना जाएगा, इसको डी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा समय पर फीडबैक देने से क्या लाभ होता है, बताओ भाई। अगर एक अध्यापक जो है बच्चों को समय समय पर फीडबैक देता है या उनका फीडबैक लेता है तो उससे क्या होगा, शिक्षक का नाम होता है। ठीक है, देखो, शिक्षक का नाम हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक आंसर इसको नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसको सबसे सटीक आंसर नहीं माना जा सकता। छात्र में सुधार होगा, बिल्कुल छात्र में सुधार होगा, ये उससे भी ज्यादा सटीक है। छात्र डरता है? बिल्कुल नहीं डरेगा। परीक्षा सरल हो जाएगी? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। तो छात्र में सुधार होगा अगर बच्चे की समय समय पर कमजोरियां या उसके अंदर जो आपकी गुण या अवगुण हैं उनको देखा जाए, उनका फीडबैक किया जाए, तो उससे बच्चे के अंदर क्या होगा, सुधार होगा। बच्चे को फीडबैक दिया जाए तो बच्चा उसमें सुधारने का या उसमें मेहनत करेगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे का विकास होगा, सुधार होगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका छात्र में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। क्या डर पैदा करता है? जी नहीं, डर पैदा नहीं करेगा। अगर अध्यापक जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा तो उससे बच्चों के अंदर डर पैदा नहीं, बल्कि उनका जो है और ढेर खुलता है। तो समय व्यतीत करना नहीं होगा। सहभागिता और सोच को प्रोत्साहन मिलेगा, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन भी नहीं होगा। तो सहभागिता मिलेगी, तो एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उससे क्या होगा, सहभागिता होगी, सोच को प्रोत्साहन मिलेगा, बच्चे का जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, हाई हो जाएगा। तो आपका सी आंसर इसमें आप सही लगा सकते हैं। सी आंसर आपका सही हो सकता है बेटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का व्यवहारिक महत्व के बारे में ये आपका टॉपिक रहेगा। अगले 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर शिक्षक केवल मौखिक पढ़ाए और कोई सहायक सामग्री न हो तो उससे क्या होगा। जैसे मान लो मैं आप लोगों को जो है आपको खड़ा हो जाऊं आपके सामने और केवल पढ़ाता रहूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों के सामने शिक्षक सहायक सामग्री जो है उनका उपयोग कर रहा हूँ, पीपीटी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, और आपको जो है एक अच्छी क्लास देने का प्रयास कर रहा हूं। तो कुल मिलाकर क्या होगा, अगर शिक्षक केवल मौखिक पढ़ाए और कोई सहायक सामग्री का प्रयोग ना करे तो उससे क्या होगा, छात्र अधिक ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। छात्र अधिक ध्यान क्यों देंगे? छात्र ऊब सकते हैं, ये सही हो सकता है। ठीक है, रचनात्मकता बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली। विषय आसान हो जाएगा? जी नहीं, विषय आसान नहीं और कठोर लगेगा। ठीक है, अगर आप सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों के जो है, ठीक है, तो बच्चों को आसान लगेगा। कब? जब आप उसका इस्तेमाल करोगे। अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो बच्चे क्या करेंगे, ऊब जाएंगे। तो छात्र इससे ऊब सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आएगा। चित्रों और मॉडल का उपयोग किसके लिए उपयुक्त है? बताओ भाई, किस विषय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया चित्र और मॉडल? भाषा शिक्षण के लिए माना गया, या फिर गणित के लिए, या विज्ञान, या फिर खेल के लिए माना गया है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि चित्र और मॉडल जो हैं वे सबसे ज्यादा किसके लिए उपयोगी माने जाएंगे? फटाफट आंसर दे दो, फटाफट इनके आंसर बता दो भाई। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए भाई, चित्रों के माध्यम से और मॉडल के माध्यम से अगर आप जो है भाषा शिक्षण में पढ़ाओगे तो उसमें कोई ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा, आपका गणित में भी कोई ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और खेल में तो होगा ही नहीं। तो कुल मिलाकर विज्ञान बचा आपका। ठीक है, तो विज्ञान में आपका क्या कर सकते हैं, आप इनमें चित्र दिखा सकते हैं विज्ञान में, जैसे बायोलॉजी में है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है। इसके अलावा मॉडल, ठीक है, मॉडल के आधार पर भी आप इसको पढ़ा सकते हैं या उपयोग उसमें कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पीपीटी और प्रोजेक्टर किसका उदाहरण है? बताओ भाई। पारंपरिक तकनीक का, पारंपरिक का मतलब होता है प्राचीन काल से जो परंपरा चल रही। क्या प्राचीन काल में पीपीटी या प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता था? बिल्कुल भी नहीं। तो आपका ए तो आपका होगा नहीं। ए तो आपका ऑप्शन इसमें होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बी है आपका श्रव्य सामग्री। क्या केवल सुना जाएगा पीपीटी से? जी नहीं। डिजिटल सहायक सामग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सहायक सामग्री, पीपीटी और प्रोजेक्टर जो एग्जाम्पल रहेगा वो डिजिटल सहायक सामग्री का एग्जाम्पल रहेगा। सामाजिक मूल्य भी इसमें नहीं होगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही होने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का प्रयोग कब प्रभावी होता है? बताओ भाई, कब प्रभावी होगा? सहायक सामग्री जो है उसका उपयोग अध्यापक के द्वारा किया जाता है और छात्र भी इस्तेमाल उसका कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग सब कब प्रभावी होगा? सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है? जब छात्र निष्क्रिय हो? जी नहीं। जब छात्र सक्रिय हो तब जाकर प्रभावी होगा। तो ये तो नहीं। जब शिक्षक उसे सही समय और उद्देश्य पूर्वक प्रयोग करे, ये बिल्कुल सही हो सकता है। परीक्षा के समय? जी नहीं। केवल उच्च कक्षाओं में नहीं, आपका निम्न कक्षाओं में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बी आंसर आप इसमें सही लगा सकते हैं। इन चार ऑप्शनों के हिसाब से सबसे सटीक जो आंसर रहेगा वो आपका बी ऑप्शन आपका इसमें हो जाएगा। ठीक है, जब शिक्षक उसे सही समय पर एवं उद्देश्य पूर्वक प्रयोग करे तो तब जाकर उसका सही प्रभाव पड़ेगा। एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है का संबंध है किससे है? ये आपको बताना है। एक चित्र दिखा दिया गया, मान लो एक चित्र दिखाया गया और ये कहा गया कि एक चित्र जो है वो 1000 शब्दों के बराबर होता है जी। ऐसा क्यों कहा गया है? ठीक है, ऐसा क्या है? ठीक है, ऐसा क्या है? ठीक है, या इसका संबंध किससे है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो फटाफट बताओ भाई, इसका संबंध किससे होगा? ठीक है, तो क्या ऑडियो सामग्री से होगा? ठीक है, क्या ऑडियो सामग्री? ऑडियो सामग्री में केवल आपको सुनाई देगा, चित्र दिखाई नहीं देगा। तो आपका ये तो ए ऑप्शन तो आपका होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा पाठ्य पुस्तक से? जी नहीं। दृश्य सहायक सामग्री से होगा। दृश्य सहायक सामग्री यानी कि दिखाई देगा आपको, चित्र में देखोगे ना आप, तो सी आंसर हो जाएगा। परीक्षा से भी नहीं होगा। तो इसका सी आंसर आपका सही रहेगा। दृश्य, दृश्य यानी कि देखना, चित्र को देखोगे तो वह 1000 शब्दों के बराबर होता है। क्यों क्यों होता है? क्योंकि आप एक चित्र को देखकर उससे बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर लगा सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर उसमें आप दे सकते हो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा भाग नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 टॉपिक आपके पूरे करा चुके हैं इसमें, ऑब्जेक्टिव के 55 क्वेश्चन। तो संस्थागत सुविधाओं से संबंधित, संस्थागत सुविधाओं की जो भूमिका होती है उनसे संबंधित अगले 5 क्वेश्चन हम लोग जो है देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है? यानी कि एक टीचिंग को, एक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहली क्या आवश्यकता होती है? ये सबसे पहले आपको बताना भाई क्या होना चाहिए। ए में दिया गया अच्छा पाठ्यक्रम होना चाहिए, बिल्कुल आपका इसमें कहा जा सकता है कि हाँ ये हो सकता है। सुसज्जित कक्षा और संसाधन होनी चाहिए, ये भी सही हो सकता है। शिक्षक की उपस्थिति ये भी होनी चाहिए, और परीक्षा प्रणाली भी होनी चाहिए। वैसे तो आपके सारे सही हैं, लेकिन सबसे सटीक आंसर क्या है ये आपको बताना। फटाफट बता दो, सबसे सटीक आंसर इसका क्या होने वाला है? ठीक है, सबसे सटीक आंसर इसमें क्या होने वाला है भाई? इसमें पूछा गया आपका कि शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता, सबसे शुरुआत में क्या होना चाहिए? मान लो एक टीचर चला गया और कक्षा है नहीं,
एक कक्षा है नहीं, टीचर की उपस्थिति होगी, ठीक है, और कक्षा वहां पर है नहीं, ठीक है, संसाधन वहां पर नहीं है, तो क्या शिक्षण प्रभावी होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इसको काट दो। परीक्षा प्रणाली जी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा पाठ्यक्रम जी नहीं, ठीक है। सुसज्जित कक्षा और संसाधन होने जरूरी हैं। सुसज्जित कक्षा मतलब एक ऐसी कक्षा जहां पर बच्चे जाकर बैठ सके, लाइट वगैरह हो, बोर्ड हो, ठीक है, ठीक है, तो वो सारी चीजें होनी चाहिए, संसाधन सारे होने चाहिए पढ़ने वाले। तो कुल मिलाकर सबसे सटीक जो आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा, सुसज्जित कक्षा और संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, तभी तो जाकर आप वहां पर पढ़ाओगे। तो सबसे पहला जो कार्य है किसी कक्षा का, ठीक है, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का, वो है आपका सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए और संसाधन आपके पास होने अनिवार्य है। ठीक है जी, चलिए। कंप्यूटर लैब की उपस्थिति किसे दर्शाती है? विज्ञान शिक्षा को, प्रशासनिक सुविधा को, तकनीकी सशक्तिकरण को, या परीक्षा केंद्र को? बताओ भाई किसको दर्शाती है? ठीक है, कंप्यूटर की जो लैब है, ठीक है, कंप्यूटर की जो लैब है वो किसको दर्शाएगी बता दो, ठीक है। क्या आपकी प्रशासनिक सुविधा को दर्शाएगी? ठीक है, देखिए प्रशासनिक सुविधा कंप्यूटर लैब से कोई संबंध इसका नहीं है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक सुविधा तो इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो आपका इसमें सही नहीं होने वाला। चलिए जी, विज्ञान शिक्षा में लैब होनी चाहिए, ठीक है। तो तकनीकी आपका ये पूछ रहा कंप्यूटर लैब का संबंध होता है टेक्निकल से, यानी कि तकनीकी सशक्तिकरण से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताओ पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैठने के लिए जगह देना। बैठने के लिए जगह तो आप ग्राउंड में भी जाकर बैठ सकते हो, ठीक है, आप कक्षा में भी बैठते हैं, तो पुस्तकालय में क्यों बैठोगे, ठीक है। तो ये तो आपका सही आंसर नहीं है, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। शांत वातावरण बनाना, शांत वातावरण आपका जो है ग्राउंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। अध्ययन हेतु विविध सामग्री उपलब्ध कराना। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि वहां पर जाकर आप बैठोगे, पढ़ोगे, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारी सामग्री है, बहुत सारी अध्ययन के लिए बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी सामग्रियां उपलब्ध होंगी। तो कुल मिलाकर अध्ययन हेतु विविध सामग्री उपलब्ध कराई जाती है लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में, ठीक है। तो इसीलिए आपका सटीक आंसर होता जाएगा सबसे सी। और समय व्यतीत करना तो ये तो गलत हो जाएगा, तो सी आंसर रहेगा इसका। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, यदि संस्थान में रैंप ब्रेल संकेतक न हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? समावेशी शिक्षा बाधित होगी? जी हाँ। गुणवत्ता बढ़ेगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ने के लिए। इसके अलावा शिक्षक को लाभ होगा? शिक्षक को लाभ, क्या लाभ होगा इससे? शिक्षक को तो कोई लाभ इससे होने वाला नहीं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ना तो ये होना और ना ही ये होना। छात्रों को प्रमाण पत्र जल्दी मिलेगा? क्यों मिलेगा जल्दी प्रमाण पत्र? समावेशी शिक्षा बाधित हो जाएगी इससे। अगर रैंप नहीं है, ब्रेल नहीं है, संकेतक न हो, तो ऐसे से तो इससे प्रभाव पड़ेगा संस्थान पर। क्या? समावेशी शिक्षा जो है, कुछ बच्चे जो कमजोर हैं, ठीक है, दिव्यांग है, ठीक है, दृष्टिबंधित है, दृष्टिबद्धित है, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बच्चों को क्या होगा, उनकी शिक्षा प्रभावित होगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा, समावेशी शिक्षा जो है वो इससे बाधित होगी। तो आंसर जो रहेगा इसका भाई सही, सही आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? ए आंसर इसका सबसे सटीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, स्कूल में खेल का मैदान होना किसका सूचक है? बताओ भाई, स्कूल में जो है वो खेल का मैदान होना किस बात का सूचक है, ये आपको बताना है। क्या समय की बर्बादी है? जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, समय की बर्बादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मनोरंजन का हो सकता है, लेकिन आपका उसको जो है सबसे सटीक आंसर नहीं मान सकते, ठीक है। समग्र विकास, समग्र विकास यानी कि सब चीजों का विकास। शारीरिक श्रम, ठीक है, शारीरिक श्रम भी नहीं होगा। तो इसका आपका इन दोनों में से आप जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा जो सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा समग्र विकास का, ठीक है। समग्र विकास होगा बच्चे का, सभी तरह का विकास होगा, क्योंकि बच्चे को खेल कूदना भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी होना बहुत जरूरी है, ताकि उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, बौद्धिक विकास भी हो, और वो खेलों में अच्छा भी कर पाए, ठीक है। ठीक है जी, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा नोवा टॉपिक है, ठीक, 10 टॉपिक रहेंगे इसमें, ठीक है। तो नोवा टॉपिक है, और कुल मिलाकर आपका यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। सॉरी, आपके 15 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ठीक है। अभी ये आपका जो है 16 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसके बाद 5 क्वेश्चन और आएंगे आपके, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका 25 क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। तो शैक्षिक वातावरण से संबंधित है, ठीक है, शैक्षिक वातावरण से संबंधित ये क्वेश्चन आने वाले हैं, अगले 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं जी, चलिए इसको। सीखने के लिए सुरक्षित माहौल का अर्थ है? क्या अर्थ है सीखने के लिए सुरक्षित माहौल का? शारीरिक सुरक्षा? जी नहीं। बिना डर के विचार व्यक्त करने का माहौल ये हो सकता है, केवल सीसीटीवी निगरानी? जी नहीं। अनुशासनहीनता? जी नहीं। तो सबसे सटीक जो आंसर रहेगा, सीखने के लिए सुरक्षित माहौल का अर्थ जो होगा, बिना डर के विचार व्यक्त करने का माहौल, यानी कोई डर ना हो और बच्चा अपने विचार व्यक्त कर सके, अध्यापक उसकी बात सुने और अध्यापक उसको समझाए और वो अध्यापक को अपनी बात बता सके। तो शैक्षिक वातावरण, अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक वातावरण में नवाचार को बढ़ावा देने का अर्थ क्या है? देखिए, शैक्षिक वातावरण में नवाचार को बढ़ावा देने का जो अर्थ होगा, नकल करना तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता। ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर देख रहे हैं, तो आपका नवाचार का जो आपका
नवाचार को बढ़ावा देने का जो अर्थ होगा या उद्देश्य होगा, नकल कराना तो बिल्कुल नहीं होता, पुरानी विधियों को दोहराना भी नहीं होगा। नवाचार का मतलब होता है नई नई चीजों को दोहराना, ठीक है। रचनात्मकता और नई विधियों को प्रोत्साहन देना बिल्कुल सही रहेगा। परीक्षाएं टालना भी नहीं होगा। तो सी आंसर इसमें आपको सटीक देखने को मिलेगा भाई, ठीक। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर होगा, रचनात्मक और नई विधियों को प्रोत्साहन इससे दिया जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विचार विनिमय, चर्चा और प्रेजेंटेशन किसे बढ़ावा देते हैं? विचार विनिमय, चर्चा और प्रेजेंटेशन जो है वो किस चीज को बढ़ावा देंगे? क्या रटंत ज्ञान को बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल भी नहीं। रटंत ज्ञान को बढ़ावा क्यों देंगे? जब आप एक दूसरे से बातचीत करोगे, विचार विमर्श करोगे, बातचीत करोगे, आपस में चर्चा करोगे, प्रेजेंटेशन दोगे, ठीक है, एग्जाम्पल दोगे, तो उससे क्या होगा? संवादात्मक शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। संवादात्मक शिक्षण को बढ़ावा मिलेगा। मौन शिक्षा को नहीं मिलना और अकेले अध्ययन भी नहीं दिया जाएगा। तो सबसे सटीक जो आंसर रहेगा, सबसे सही आंसर होगा इसमें बी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक संस्थान में सर्वाधिक मूल्यवान वातावरण होता है? बताओ भाई। शैक्षिक संस्थान जो होता है, जैसे मान लो आपका डिग्री कॉलेज मान लो, या फिर इंटर कॉलेज मान लो, या कोई भी स्कूल मान सकते हैं आप, ठीक है। तो उसमें सबसे सर्वाधिक मूल्यवान वातावरण क्या होता है? डर आधारित होता है? जी नहीं। अगर डर है बच्चे के अंदर तो वो बच्चा सीख नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। आदेशात्मक भी नहीं हो सकता। सहयोगात्मक और लोकतांत्रिक, यानी कि सहयोगात्मक, अध्यापक बच्चों को सहयोग करे, बच्चे अध्यापक को सहयोग करें, ताकि दोनों एक दूसरे को मदद करें, अच्छी तरह से पढ़ें, और एक लोकतंत्र माहौल, खुला माहौल बच्चे को प्राप्त हो, तो उसको सबसे अधिक मूल्यवान वातावरण माना जाएगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा वो सी आंसर आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करता है? कौन प्रभावित करता है? छात्र की जाति। देखिए जाति वाद तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, ठीक है। तो जाति का तो कहीं पर नाम है नहीं। केवल पाठ्यक्रम, मैंने बताया था जहां पर भी केवल शब्द आ जाएगा तो वो निगेटिव होगा। संस्थान की संस्कृति और मूल्य, मूल मूल्य, ये हो सकता है। शिक्षक का वेतन भी नहीं होगा। तो शैक्षिक वातावरण को जो प्रभावित करेगा, उस संस्थान की संस्कृति, उस संस्थान का जो माहौल है, मूल्य, मूल जो उद्देश्य है, और वहां पर कैसे टीचिंग दी जाती है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, अध्यापकों का बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है, मैनेजमेंट का कैसा व्यवहार है, ये सारी चीजें आपका शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। तो सी आंसर आप इसमें सही लगा सकते हो भाई, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। आखिरी टॉपिक है आपका, ठीक है। नीतिगत या मिश्रित इनको कहा जाएगा। अगले 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रमुख बल किस बात पर दिया गया है? बताओ भाई, किस बात पर बल दिया गया? देखिए एनईपी 2020 जो आया, उसमें सबसे ज्यादा बल दिया गया है छात्र केंद्रित शिक्षण पर। छात्र केंद्रित शिक्षण को सबसे अधिक बढ़ावा दिया गया है एनईपी 2020 में। इस बात को याद रखना, रट लो बिल्कुल, ठीक है। कहीं भी आ जाए बिल्कुल सबसे पहले ये आंसर लगाना। तो पाठ्यक्रम को केंद्रित नहीं माना गया, शिक्षक को भी केंद्रित नहीं माना गया, और ना परीक्षा को केंद्रित माना गया। तो छात्र केंद्रित शिक्षण को सबसे ज्यादा बल जो दिया गया एनईपी 2020 में, वो दिया गया है छात्र केंद्रित शिक्षण पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको शिक्षा मिलना, समान शिक्षा मिलना, सभी प्रकार के बच्चों को शिक्षा मिलना, चाहे कोई दिव्यांग हो, विकलांग हो, दृष्टिबाधित हो, सभी को, ठीक है। तो समान पाठ्यक्रम तो उनका हो नहीं सकता। समावेशी शिक्षा में अगर आप समान पाठ्यक्रम कर दोगे, मान लो कोई बच्चा देख नहीं सकता, तो उस बच्चे को आप जो है देखने वाले बच्चों के समान कैसे पाठ्यक्रम दे सकते हैं? तो नहीं दे सकते। समान परीक्षा भी नहीं होगी, ठीक है। प्रत्येक छात्र की विविधता को स्वीकार कर सीखने का अवसर देना, यानी कि बच्चे के अंदर जैसी एबिलिटी है, जिस तरह की उसको परेशानी है, उसकी विविधता को स्वीकार करते हुए उस बच्चे को सीखने के अवसर प्रदान करोगे, तभी जाकर समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूरा होगा। केवल दिव्यांग छात्रों को लाभ देना भी सही नहीं होगा। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा में डिजिटल साधनों का प्रयोग, शिक्षा में डिजिटल साधनों का प्रयोग को क्या कहा जाता है? केवल ये पूछ रहा है भाई, ठीक है। बताओ फटाफट इसका आंसर। बहुत आसान सा इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान सा इसका आंसर होने वाला कि शिक्षा में डिजिटल साधनों का जो प्रयोग है उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? बताओ भाई, ठीक है। शिक्षा में जो डिजिटल साधन होते हैं उनको आईसीटी कहा जाता है। क्या भाई? आईसीटी, उनको आईसीटी कहा जाएगा। तो ए ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा भाई ए आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है, सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन में क्या आंकलन किया जाता है? बताओ भाई। केवल परीक्षा का किया जाएगा? मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि केवल शब्द जहां भी आपको देखने को मिले वो 99% आपका निगेटिव होता है।
केवल कक्षा उपस्थिति निगेटिव रहेगा। बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक सभी विकास ये हो सकता है आपका। विषय वस्तु की मात्रा अकेला ये भी नहीं रहेगा। तो सबसे सटीक जो आंसर होगा वो होगा आपका सी। सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या आंकलन किया जाता है? तो इसमें आपका एक तो बच्चे का बौद्धिक आंकलन किया जाएगा, बच्चे की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, उसकी भावात्मक परीक्षण किया जाएगा, सामाजिक परीक्षण, यानी कि सभी प्रकार का जो विकास है उस बच्चे का, उस सभी को देखते हुए आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन उस बच्चे का किया जाता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण का आधार क्या है? बताओ भाई, सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षण है उसका आधार क्या होगा, ये आप लोगों को इसमें बताना है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण जो होगा उसमें कठोर नियम तो बिल्कुल नहीं होंगे, केवल पाठ्यक्रम भी नहीं होगा और परीक्षा प्रणाली भी केवल शामिल नहीं होगी। शिक्षक भी होगा, संसाधन भी होंगे, सुविधाएं सारी मिलेगी, प्रेरक वातावरण का सामंजस्य भी इसमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा टीचर होना चाहिए वहां पर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ शिक्षण के लिए एक अच्छा अध्यापक का होना भी जरूरी है, संसाधनों का होना भी जरूरी है, इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं जैसे ग्राउंड है, पानी है, ठीक है, इसके अलावा कूलर, पंखे वगैरह हैं, ये सारी सुविधाएं होना जरूरी है। प्रेरक वातावरण, इनके बच्चे को सीखने की ओर प्रेरित किया जाए, तो ऐसा वातावरण का सामंजस्य भी होना बहुत जरूरी है। तो सी आंसर इसका भी भाई सटीक सबसे आंसर जो होगा वो सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई आज के आपके आपके 25 क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला टॉपिक जो है वो भी आपका एमसीक्यू ही रहेंगे, शिक्षण प्रभावक तत्व से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोगों ने जो है आपके 25 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और ये आपके शिक्षण से संबंधित हमने ये क्वेश्चन सारे के सारे किए हैं, अध्यापक और शिक्षण से संबंधित और छात्रों से संबंधित है, इसके अलावा सहायक सामग्री से संबंधित ये क्वेश्चन किए हैं। तो ये क्लासें आप लोगों को कैसी लग रही है इसके बारे में आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप लोगों को कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका फीडबैक भी आप लोगों को दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, जैसे भी आप वीडियो को लेकर, कोई ऑडियो को लेकर, ठीक है, या फिर आपका टॉपिक को लेकर, ठीक है, या कोई भी मन में क्वेश्चन हो या कोई टॉपिक आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो उसके बारे में आप लोग मुझसे कह सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को उसका जो है आपका आंसर जरूर दूंगा भाई। ठीक है, चलिए तो यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें। ठीक है, चलिए नमस्कार।